तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। राजस्थान में 1 मई से 15 मई तक 2027 की जनगणना के लिए जो स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन शुरू हो रहा है, वो सच में एक बहुत बड़ा और अहम कदम है। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरी डिजिटल प्रक्रिया के हर एक स्टेप को डिकोड करने वाले हैं, ताकि जब आपकी बारी आए तो सब कुछ बिल्कुल आसान और जाना पहचाना लगे। चीज़ों को बिल्कुल क्लियर और व्यवस्थित रखने के लिए हमने इस पूरे सफ़र को 5 छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा है। पहले स्वगणना का बेसिक परिचय, फिर पोर्टल पर लॉगिन, उसके बाद लोकेशन और घर की डिटेल्स, फिर परिवार और सुविधाओं की जानकारी और आखिर में संपत्तियों का ब्यौरा देकर फाइनल सबमिशन। चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो भाग 1, स्वगणना का परिचय। यहीं से हमारा डिजिटल सफ़र शुरू होता है, जहां हम पहली बार ऑफिशियल पोर्टल पर कदम रखेंगे। अब यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है, ये पूरी प्रोसेस इतनी स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन की गई है कि इसमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट का समय लगने वाला है। मतलब घंटों का काम बस कुछ ही मिनटों में। टेक्नोलॉजी का यही तो असली फ़ायदा है ना? तो शुरुआत कैसे करनी है? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले भारत की जनगणना 2027 के ऑफिशियल लिंक पर जाना है। वहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखेगा। बस उसमें से अपना राज्य यानी राजस्थान सिलेक्ट करना है। फिर स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कैप्चा डालना है और वेरीफाई करके आगे बढ़ जाना है, बिल्कुल किसी नॉर्मल वेबसाइट के लॉगिन की तरह। अब आते हैं भाग 2 पर, पोर्टल लॉगिन और सत्यापन। ये वो जगह है जहां घर के मुखिया की डिटेल को ऑफिशियल तौर पर दर्ज किया जाता है। अब एक सवाल, परिवार का मुखिया असल में किसे माना जाए? हमारे समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि घर का सबसे उम्रदराज पुरुष ही मुखिया होगा, लेकिन सरकारी नियमों के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर का जो भी मुख्य डिसीजन मेकर है वो मुखिया हो सकता है, चाहे उनका जेंडर या उम्र कुछ भी हो। बस एक बात का खास ध्यान रखना है कि उनका नाम उनके ऑफिशियल ID कार्ड से बिल्कुल 100% मैच खाना चाहिए। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, मुखिया का नाम और उनका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालते वक्त बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया ना, तो मुखिया का नाम किसी भी हालत में बदला नहीं जा सकता। वो हमेशा के लिए सिस्टम में लॉक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर डबल चेक करना बहुत ज़रूरी है। खैर, एक बार भाषा चुन ली और OTP वेरीफाई हो गया तो समझ लीजिए असली फॉर्म खुल गया। ये मेन फॉर्म 6 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें लोकेशन का ब्यौरा, मकान की जानकारी, कुछ सामान्य डिटेल्स, घर की सुविधाएं, आपके पास मौजूद एसेट्स यानी परिसंपत्तियां और आखिर में एक बार सब कुछ चेक करके फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, स्थान और घर का विवरण। इसमें घर की भौगोलिक लोकेशन और मकान की फिजिकल कंडीशन के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पर एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेने वाली है। फॉर्म में जो गूगल मैप दिया गया है, उस पे वो लाल रंग का पिन ड्रॉप करते समय हमें एकदम सटीक होना होगा। अगर वो पिन थोड़ी भी गलत जगह लग गया तो हमारी ये सारी डिजिटल मेहनत पानी में जा सकती है, क्योंकि महत्वपूर्ण डेटा सही स्थानीय अधिकारी तक पहुंचेगा ही नहीं। डिजिटल दुनिया में एक्यूरेसी ही सब कुछ है। इसके साथ ही जनगणना मकान की सरकारी परिभाषा को समझना भी जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसी बिल्डिंग या उसका हिस्सा जिसका अपना एक अलग मेन गेट हो। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मकान की स्थिति को जीर्ण अवस्था या जर्जर तभी मार्क करना है जब वो लिटरली गिरने की कगार पर हो और उसे किसी बड़े स्ट्रक्चरल रिपेयर की जरूरत हो। छोटी मोटी टूट-फूट को उसमें मत गिनिएगा। अब आते हैं भाग 4 पर, परिवार और सुविधाओं की जानकारी। ये हिस्सा घर के लोगों और उनकी रोजमर्रा की सुविधाओं पर फोकस करता है। देखिए, यहाँ सामान्य निवासी और अस्थायी आगंतुक यानी टेम्पररी विजिटर के बीच का फर्क समझना बहुत अहम है। हमें सिर्फ उन लोगों को गिनना है जो वहाँ परमानेंट रहते हैं। इसमें छोटे बच्चे और घर के बुजुर्ग भी पूरी तरह शामिल हैं। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा सिर्फ छुट्टियों में अपने ननिहाल आया हुआ है, तो उसे उस घर की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। वो एक अस्थायी आगंतुक है। अब डेमोग्राफिक्स और मकान से जुड़े कुछ बेहद खास और स्पष्ट नियम हैं, जिन्हें हम फटाफट देख लेते हैं। पहली बात, अनुसूचित जाति यानी SC केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से हो सकती है, जबकि अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए धर्म की कोई बंदिश नहीं है, वो किसी भी धर्म से हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर कंपनी या एम्प्लॉयर ने रहने के लिए घर दिया है तो उसे किराए का ही माना जाएगा। और एक और बात, जब रहने योग्य कमरों की गिनती की जाए तो उसमें रसोई, बाथरूम और घर के कॉरिडोर को बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है। इसी तरह पीने के पानी का सोर्स आपके परिसर के निकट है या नहीं, इसे नापने का भी एक फिक्स पैमाना है।
शहरी इलाकों में अगर पानी का सोर्स घर से 100 मीटर के दायरे में है तो वो निकट माना जाएगा। वहीं गांव के लिए ये दूरी 500 मीटर तय की गई है। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा मजेदार है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब फॉर्म में अपशिष्ट जल यानी गंदे पानी की निकासी के बारे में पूछा जाए तो उसमें सिर्फ आपके किचन, बाथरूम और कपड़े धोने के पानी को ही गिना जाएगा। टॉयलेट के वेस्ट को इसमें पूरी तरह से बाहर रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉयलेट से जुड़ा सारा डेटा पिछले ही एक अलग सवाल में पहले ही पूछा जा चुका होता है, तो दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है। और अब हम आ गए हैं फॉर्म के आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, संपत्तियां और अंतिम सबमिशन। यहां हमें घर के सामान की डिटेल्स देनी है और फिर अपने डेटा को हमेशा के लिए सिस्टम में लॉक कर देना है। इस सेक्शन में पोर्टल घर की कई चीजों के बारे में पूछता है, जैसे कि रेडियो, टीवी, इंटरनेट कनेक्शन, कंप्यूटर, गाड़ियां और यहां तक कि मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है, ये सब पूछा जाएगा। यहाँ थंब रूल ये है कि अगर किसी घर में खाना पकाने के कई अलग अलग ईंधन इस्तेमाल होते हैं या कई तरह के अनाज खाए जाते हैं तो हमेशा प्राइमरी यानी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला विकल्प ही चुनना है। सब कुछ भर लेने के बाद फाइनली फॉर्म को पूरा करने का समय आता है। यहाँ सबसे पहले अपने सारे जवाबों को एक बार ध्यान से रिव्यू करना है। अगर लगे कि कुछ बाद में चेक करना है तो इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव भी किया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया और हेल्पफुल ऑप्शन है। और जब 100% श्योर हो जाएं कि सब सही है तो बस उस हरे रंग के सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। लेकिन रुकिए, अगर ऐसा लग रहा है कि वो हरा बटन दबाते ही सारा काम खत्म हो गया तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, SMS या ईमेल पर एक स्वगणना ID यानी SIID आएगी। इस आईडी को संभाल कर रखना और जब सरकारी प्रगणक दरवाजे पर आएं तो उन्हें ये आईडी देना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये आईडी शेयर नहीं की गई तो वो पूरी 20 मिनट की डिजिटल मेहनत जीरो हो जाएगी और लोकल अधिकारी के साथ वो सारा फॉर्म मैन्युअली फिर से भरना पड़ेगा। तो क्या हम सब इस सटीक और कुशल डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, ये हम सबके भविष्य का सबसे जरूरी डेटाबेस है।